नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आज मुद्दा में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के दर्द की। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे नई शिवसेना के नाथ बनने पर तुले हैं और ठाकरे परिवार सरकार की चिंता छोड़ पार्टी में अपना वजूद बचाने का संघर्ष कर रही है। अब इन सब में जो पिस रहा है वो है बेचारा महाराष्ट्र। बेचारा महाराष्ट्र कहना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन का पूरा निचोड़ इस जाती हुई सरकार को बचाने में लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास ना तो पाने के लिए कुछ है, ना तो खोने के लिए कुछ है। और भाजपा की अगर बात की जाए तो इस पूरे तमाशे में भाजपा सूत्रधार भी है, मुखदर्शक भी है और सत्ता और सरकार के इस झगड़े में बेचारा महाराष्ट्र कहीं नहीं है। बेचारा महाराष्ट्र यानी मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक को छोड़कर जो पिछड़ा दयनीय महाराष्ट्र है वो सालों दशकों बीत गए हैं। इस महाराष्ट्र की किसी को कोई चिंता नहीं है। इस कोने से उस कोने तक चले जाइए, सड़कें बदहाल है, खेत सूखे हैं, हरियाली गायब है। सरकार बदलती रहती है, विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन विकास होता नहीं है। बड़ी बड़ी नदियां हैं इस प्रदेश में, लेकिन नहरें अब तक नहीं बनाई गई हैं। कहने को नासिक के आसपास अंगूर, नागपुर में संतरे और खानदेश यानी जलगांव, भुसवाल में केले की खेती होती है। अच्छी पैदावार भी होती है, लेकिन नहरें होती तो पैदावार दुगनी होती। इनके अलावा पूरा महाराष्ट्र जो है सूखा पड़ा है। उनके सूरज की किरणें धुआं फांक रही हैं, साए पिंड छुड़ाकर भाग रहे हैं। किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है। ये सब मुंबई से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनके लिए तमाम हरियाली मुंबई में ही है, बाकी महाराष्ट्र से उनका क्या वास्ता। किसान और उनके खेत केवल आसमानी बारिश पर निर्भर है। सालों से झुंझुना दे रखा है नहरें बनाने का, कई बात बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी सबके सब अधूरे हैं। शरद पवार हो, फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो या पूर्व की कांग्रेस सरकारें हो, सबके सब केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पिछड़े गरीब महाराष्ट्र की चिंता किसी को नहीं है। अब जब पार्टी में भी अपना अस्तित्व बचता नहीं दिख रहा, तब ठाकरे जी को जिला प्रमुख की याद आई है, जिनका फोन तक उठाने की जहमत वे नहीं उठाते थे। प्रमुखों की बैठक में शुक्रवार को उनकी ओर से उनके बेटे आदित्य ने कहा कि सरकारें जो है आती जाती रहती हैं, जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना हो वो जा सकता है। हम नया काडर खड़ा करना चाहते हैं और कर भी लेंगे। एक तरह से ये उनका कहना है कि शिवसेना पर अभी भी हमारा ही हक है और वो हमारे पास ही रहेगी और रह भी सकती है, लेकिन उसके लिए या तो बाला साहेब जैसा प्रभाव चाहिए या रोज कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने, उनके दुख को समझने के लिए दयालुता चाहिए। आपको बता दें, शायद ये दोनों ही मौजूदा नेतृत्व के पास ना के बराबर है। ऐसे में नया कडार खड़ा कर भी लेंगे तो आखिर इनका हश्र वही होगा जो आज हो रहा है। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे नई शिवसेना के नाथ बनने में तुले हैं और ठाकरे परिवार सरकार की चिंता छोड़ पार्टी में अपना वजूद बचाने का संघर्ष कर रही है। अब इन सब में जो पिस रहा है वो है बेचारा महाराष्ट्र। बेचारा महाराष्ट्र कहना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं आ रहा। शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन का पूरा निचोड़ इस जाती हुई सरकार को बचाने में लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास तो ना कुछ पाने के लिए है, ना कुछ खोने के लिए। और भाजपा की अगर बात की जाए तो इस पूरे तमाशे में भाजपा सूत्रधार भी है, मुखदर्शक भी है। सत्ता और सरकार के इस झगड़े में बेचारा महाराष्ट्र कहीं पर नहीं है। बेचारा महाराष्ट्र यानी मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक को अगर छोड़ दिया जाए, जो पिछड़ा दयनीय महाराष्ट्र है वो सालों दशकों बीत गए हैं, लेकिन इस निरीह महाराष्ट्र की किसी ने चिंता नहीं की है। इस कोने से उस कोने आप चले जाइए, सड़कें बदहाल हैं, खेत सूखे हैं, हरियाली गायब है। सरकारें बदलती रहती है, विकास की बातें भी सब करते हैं, लेकिन विकास कहीं होता हुआ नजर नहीं आता। बड़ी बड़ी नदियां हैं इस प्रदेश में, लेकिन नहर अब तक नहीं बन पाई है। कहने को नासिक के आसपास अंगूर, नागपुर में संतरे और केले की खेती काफी अच्छी होती है, इसकी पैदावार काफी अच्छी होती है, लेकिन नहरें होती तो ये पैदावार आपको बता दें कि दुगनी हो जाती। इनके अलावा पूरा महाराष्ट्र सूखा पड़ा हुआ है। उसके सूरज की किरणें धुआं फांक रही हैं, साए पिंड छुड़ाकर भाग रहे हैं। किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई भी चिंता नहीं है। वे सभी मुंबई से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनके लिए तमाम हरियाली वही है, बाकी महाराष्ट्र से उनका क्या वास्ता। किसान और उनके खेत केवल आसमानी बारिश पर निर्भर हैं।
सालों से झुंझुना दे रखा है, नहरें बनाने का कई बात बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी सब के सब अधूरे पड़े हुए हैं। शरद पवार हो, फडणवीस हो या सीएम उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस की पूर्व सरकार हो, सब केवल अपनी राजनीतिक रोटियां यहां पर सेक रहे हैं। पिछड़े गरीब महाराष्ट्र की चिंता किसी को भी नहीं है। अब जब पार्टी में भी अपना अस्तित्व बचता नहीं दिख रहा, तब ठाकरे जी को जिला प्रमुख की याद आ रही है और जिनका फोन तक उठाने की जहमत वो नहीं उठाते थे। प्रमुखों की बैठक में शुक्रवार को उनके बेटे ने कहा कि सरकारें जो हैं आती जाती रहती हैं, जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना हो वो जा सकता है। हम नया कडार खड़ा करना जानते हैं और कर भी लेंगे। इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि शिवसेना पर अभी भी इन्हीं का हक है और वो हमारे पास ही रहेगा और रह भी सकता है, लेकिन इसके लिए या तो बाबा साहेब जैसा प्रभाव चाहिए या रोज कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने और उनके दुख सुख को समझने की दयालुता जो है होनी चाहिए। शायद ये दोनों ही मौजूदा नेतृत्व के पास ना के बराबर हैं। ऐसे में कडार खड़ा भी कर लेंगे तो आखिर उसका हश्र वही होगा जो आज हो रहा है। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का उनसे परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता हमारे साथ उमेद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से नेता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न जो मेरा है कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा जी से। सर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है नई शिवसेना के नेता बनने में तुले हैं और वही अगर सीएम ठाकरे की बात की जाए तो वो सरकार की चिंता छोड़ अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, नई शिवसेना के नेता बनने में तुले हैं। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे नई शिवसेना के नाथ बनने पर तुले हैं और ठाकरे परिवार सरकार की चिंता छोड़ पार्टी में अपना वजूद बचाने का संघर्ष कर रही है। अब इन सब के बीच में जो पिस रहा है वो बेचारा महाराष्ट्र है। बेचारा महाराष्ट्र कहना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इस तरफ आपको बता दें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। शरद पवार अपनी राजनीतिक जीवन का पूरा निचोड़ इस जाती हुई सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास ना तो कुछ पाने के लिए है और ना ही कुछ खोने के लिए है। और इसी के साथ अगर भाजपा की बात की जाए तो आपको बता दें इस पूरे तमाशे में भाजपा सूत्रधार भी है, मुखदर्शक भी है। सत्ता और सरकार के इस झगड़े में बेचारा महाराष्ट्र कहीं से कहीं तक नहीं है। बेचारा महाराष्ट्र यानी मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी बचता है वहां पर आप कोने से कोने तक चले जाएं, वहां पर सड़कें बदहाल पड़ी हैं, खेत सूखे पड़े हैं, हरियाली गायब है, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बता दें इसके अलावा पूरा महाराष्ट्र जिस तरीके से सूखा पड़ा है उसके सूरज की किरणें भी यहां पर धुआं फांक रही हैं। साए पिंड छुड़ाकर भाग रहे हैं। किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री को इससे कोई चिंता नहीं है। वे सब मुंबई से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनके लिए तमाम हरियाली वहीं पर है और बाकी महाराष्ट्र से उनका कोई वास्ता नहीं है। किसान और उनके खेत केवल आसमानी बारिश पर निर्भर करते हैं। सालों से झुंझुना दे रखा है, नहरें बनाने का कई बात बनाए जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ उमेद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए भाजपा इस पूरे तमाशे में एक सूत्रधार जो है वो बनी हुई है और मुखदर्शक भी यहाँ पर भाजपा बनी हुई है और साथ ही सत्ता और सरकार के इस झगड़े में जो महाराष्ट्र बेचारा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। पूरे तमाशे में बनी हुई है और मुखदर्शक भी सरकार के झगड़े में जो तो आपको बता दें
कि इस पूरी राजनीतिक हलचल में किसी का ध्यान भी जो है महाराष्ट्र की तरफ बिल्कुल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र अपने ही बदहाली के आंसू यहां पर रो रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र में विकास कार्य हुए या नहीं हुए, इससे किसी राजनीतिक पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो हैं नई शिवसेना के नाथ बनने पर तुले हैं और ठाकरे परिवार सरकार की चिंता छोड़ अपना वजूद बचाने का संघर्ष कर रही है। तो किसी को महाराष्ट्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, सभी यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकने में लगे हुए हैं। अब जो है महाराष्ट्र जो है बहुत बुरी तरीके से पीसता हुआ नजर आ रहा है। और बेचारा महाराष्ट्र कहना इसलिए से जरूरी हो गया क्योंकि इस तरफ आपको बता दें कि किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा। शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन का पूरा निचोड़ इस जाती हुई सरकार को बचाने में लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास ना तो कुछ पाने के लिए है ना कुछ खोने के लिए है, कोई स्टैंड यहाँ पर कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर भाजपा की यहाँ पर बात की जाए तो इस पूरे तमाशे में भाजपा जो है सूत्रधार है और मुखदर्शक भी है। सत्ता और सरकार के झगड़े में बेचारा महाराष्ट्र तो कहीं नहीं दिख रहा। और वो सालों से दशकों से ये जो महाराष्ट्र है इसकी चिंता किसी को नहीं है। और कोने से हर कोने में अगर आप चले जाएं महाराष्ट्र के, सड़कें आपको बदहाल दिखेंगी, यहाँ पर खेत सूखे हुए दिखेंगे, हरियाली आपको यहाँ पर गायब दिखेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार को इन सब से कोई मतलब नजर नहीं आ रहा। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनी हुई है। उनके विकास कार्यों से यहाँ की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए पूरी हरियाली जो है मुंबई में है, उनके लिए पूरी हरियाली एक तरीके से मुंबई ही बन चुका है। उन्हें मुंबई से बाहर से किसी चीज से भी कोई नाता रखने का कोई मतलब ही उनका नहीं बनता। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र यहाँ पर अपनी बदहाली के आंसू रोता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है महाराष्ट्र की सियासी हलचल जो है थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच एक चीज जो है ये राजनीतिक पार्टियां जो भूल रही हैं अपने खुद के महाराष्ट्र को, ये भूलती हुई जा रही हैं। यहाँ पर कोई शिवसेना का नया नाद बनने में तुला है तो कोई अपनी सरकार की चिंता छोड़ अपने वजूद को, पार्टी में अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। किसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में क्या हालात बने हुए हैं, महाराष्ट्र में कहां पर किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सरकार है वो क्यों महाराष्ट्र की तरफ नहीं देख रही, क्यों जो महाराष्ट्र है लगातार इनकी राजनीतिक हलचल के बीच में महाराष्ट्र जो है पिसता हुआ जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सीधा प्रश्न मैं जो है राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है नई शिवसेना के नाथ बनने पर तुले हैं सर, और उसी के साथ अगर सीएम ठाकरे की बात की जाए तो सीएम ठाकरे जो है सरकार की चिंता छोड़ पार्टी में अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर देखिए ईशा जी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 2.5 साल पहले तो ये बेमेल गठबंधन था। ये सरकार आई ठीक है, उसके बाद इसे जनता के सरोकार के लिए काम करने चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार में लिप्त रही। हमने सबने देखा कि इस सरकार का गृह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त था और मुंबई के लोकल पुलिस कमिश्नर को उगाही गैंग में शामिल करके एक पुलिस इंस्पेक्टर से वो पैसे कमा रहा था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो जनता के सरोकार जो अभी आप चला रहे थे अपने स्क्रिप्ट में, उससे कोई खास वास्ता नहीं था। देखिए, बेमेल गठबंधन था तो हर समय इसी पे ध्यान था कि सरकार कहीं चली न जाए। और जो उद्धव ठाकरे शिवसेना का मूल मंत्र था, जो उनका प्रिंसिपल था, वो हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी थी, उसको ताक पे रख के ये बेमेल गठबंधन बनाया गया था, जिसमें एनसीपी कांग्रेस के द्वारा उनके आदमियों को दबाया जा रहा था।
तो उसका कहीं ना कहीं तो असर निकलेगा ही। देखिए, कहा गया है अति सर्वत्र बढ़ रहे। ठीक है, आप सरकार चला रहे हो, चला रहे हो, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान, नमाज सड़क पे पढ़ा जाएगा, लाउड स्पीकर पे अजान दिया जाएगा, लेकिन लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा। उसके लिए आप गाइडलाइंस दे दोगे, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इकट्ठा हुआ तो आप गिरफ्तार कर लोगे। शिवाजी की मूर्ति गांव में नहीं लगाने दी, जो शिवसेना कहती है कि हम शिवाजी के आदर्शों और मूल सिद्धांतों पे चलते हैं। तो ये एक दिन होना ही था, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना उनको विरासत में मिली। जो काम, जो मेहनत बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, वो उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। वो जब अपने एमएलए, आपने अभी अपने स्क्रिप्ट में कहा कि अपने एमएलए से बात नहीं करते, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट को फोन लगा के बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे कभी ना कभी तो आता ही है। रही बात राज्य के विकास की, तो ये महाविनाश अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी को मैं शुरू से महाविनाश अघाड़ी कहता हूं। जो भी राज्य में कुछ डेवलपमेंट के कार्य हो रहे थे, सबको तिलांजलि देके अपना घर भरने में लग गई। तो राज्य का विकास होगा कहां? महाराष्ट्र में सूखा आज से नहीं कब से पड़ता है, और चाहे जो भी सरकार आए हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रंट पे उनमें कमियां ही रही हो, चाहे बीजेपी की शासन हो, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, 2.5 साल इस सरकार के हो गए, अचीवमेंट के नाम पे इस सरकार के पास क्या है? जब बीजेपी के साथ शिवसेना थी तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आया तो उसमें भी विरोध, मेट्रो का निर्माण हो रहा था तो उसमें विरोध शुरू कर दी। तो अब मैं ये पूछता हूं कि 2.5 साल की सरकार में इनका अचीवमेंट क्या रहा? और रही बात शिवसेना की, तो जो जिस राह पे उद्धव ठाकरे चल पड़े थे, वो उनको दुर्गति की राह पे ले जा रहा था। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि वालों का यही हाल होता है। तो चलिए, एक छोटा सा कमेंट ये कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा जी से भी ले लेते हैं। रत्नेश मिश्रा जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच पा रही है हमारे तक। जी बताएं। जो अभी यहाँ पर हमारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ जी ने कहा है, एक छोटा सा कमेंट उस पर आपका। जी, राजनीतिक विश्लेषक जी की बात का मैं एक छोटा सा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि बस अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो सब कुछ अच्छा होता। वो सरकार शिवसेना और अन्य दलों की थी, इसलिए सब कुछ बुरा हो रहा है। तो इनका तो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ से बोलते हैं, कहने को राजनीतिक विश्लेषक हैं बस। बाकी यार अपना जवाब दो, मत करो आप। अपना जवाब ही दे रहा हूँ भाई। हाँ, अपना जवाब ही दे रहा हूँ। सर बोलने दीजिए सर, आपकी बारी आएगी तब आपको भी मौका दिया जाएगा। सर एक बार भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार की जरा उपलब्धि बता दीजिएगा, बताइए ना बिहार सरकार की उपलब्धियां। सर मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। सर मुद्दे पर बात कीजिए यहाँ पर। मध्य प्रदेश से भी जाएंगे। सर कहाँ आप मध्य प्रदेश में चले गए? यहाँ पर कौन से मध्य प्रदेश की बात हो रही है? मुद्दा क्या चल रहा है आपको? आप हर जगह जाएंगे। सर चुप हो जाइए। जिसे प्रश्न आपने इन्हीं के नाम से पूछा था ना। ये कांग्रेस को मुद्दे से भटकाने की आदत पड़ चुकी है एक तरीके से। जब भी सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस हमेशा मुद्दे से भटकने की कोशिश करती है। सवाल क्या पूछा गया है आपसे? आप बताइए, जो आपसे एक छोटा कमेंट मांगा गया है, आप कहाँ मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं? बताइए। वही तो बताया भाई कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो इनको अच्छा दिखता। अब और ये लोग बात करते हैं, बार बार हिंदुत्व पे आ जाते हैं। क्या एकनाथ शिंदे जब 2.5 साल तक सरकार में थे तब उनका हिंदुत्व तेल लेने चला गया था क्या? सर अगर उन्होंने सच बात कह दी है तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं? मैम सुनिए तो एक चीज बताइए, एकनाथ शिंदे जी के पास 3,000 करोड़ कहाँ से आए? अभी आज 4 PM नाम के क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में एक पूरी रिपोर्ट छापी है कि 50 विधायकों के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, और सारा जो एस्टीमेट बना के दिया है वो 3,000 करोड़ का है। बताइए एकनाथ शिंदे के पास 3,000 करोड़ कहाँ से आया?
ये करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपसे सवाल जो आपसे पूछा अरे जा रहा है आप बिल्कुल भाई, उसका वही जवाब तो पूछ दीजिए। रहे हैं। आपको यहाँ अरे पर जिस सुनिए चीज के लिए तो बैठाया गया है। सुनिए, सर क्या चलिए 50 आपसे दूसरा प्रश्न मैं करोड़ में पूछती हूँ हिंदुत्व बिक रहा सर। है क्या? सर आपसे दूसरा नहीं, प्रश्न मैं 50 करोड़ में सर हिंदुत्व आपसे बिक रहा है जो क्या? प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दीजिए। मैं उसी आपसे प्रश्न का दूसरा जवाब दे रहा हूँ आपके जी प्रश्न जी का। अब आप चलिए प्रश्न का आपसे दूसरा जवाब आपके प्रश्न मेरा मुताबिक ये है दे कि दूंगा। कांग्रेस के पास मैं ना अपने तो खोने मुताबिक के लिए दूंगा। जी बोलिए हमारे पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है और बताने के लिए भी जी बहुत कुछ बताइए है। बताइए। हमने बताया तो क्या एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों का हिंदुत्व 50-50 करोड़ में बिक रहा है ना। एक हिंदुत्व को बेच रहे हैं, दूसरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को खरीद रही है। तो ऐसे हिंदुत्व के खरीदारों और बेचने वालों से तो भगवान राम ही बचाए, प्रभु ही बचा सकते हैं। अब तो चलिए सीधे अपने राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं। सर जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि विधायक जो है बिक रहे हैं, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मैंने तो कहीं भी ये नहीं देखा कि विधायक बिक रहा है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस भारत वर्ष की ग्रांड ओल्ड पार्टी में है और उनका वर्चस्व भारत में कम से कम 60 वर्ष से ऊपर रहा है। भारत पे राज्य करने का उनका जो राज्य का शासन काल रहा है, तो वो इस चीज में माहिर होंगे। देखिए, विधायक की खरीद फरोख्त का जो मामला आया था, आपको सबको बता दूं, वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को बचाने के समय हुआ था। और गजब बात कर रहे हैं, सरकार बचाने लगे भाई। रत्नेश मिश्रा जी चुप हो जाइए, उन्हें अपना प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए, सुन तो लीजिए, फिर ही तो आप कुछ बोल पाएंगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए रत्नेश जी। ने डाला था, कांग्रेस पार्टी ने डाला था, सांसद कह दिया ना, और विधायक भी है, तो सब जो शामिल है अभी राजनीतिक विश्लेषक है ये, इनको यही नहीं पता है कि केंद्र की सरकार आप पहले उन्हें बोलने तो दीजिए। सर आपकी बारी भी आएगी, आप उन्हें बोलने तो दीजिए। अरे बताइए ना, केंद्र की सरकार को बचाने के लिए अरे सर आपकी बारी, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन देखिए समय का बहुत अभाव है, आप इस तरीके से करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। सर इस तरीके से आप लड़ेंगे तो डिबेट कैसे हो पाएगी? आपको पता नहीं था, पता होता ज्ञान होने पे गलती नहीं होती, ज्ञान होने पे गलती नहीं होती, ज्ञान होने पे गलती। सर आपको यही नहीं पता है कि लोकसभा में सांसद होते हैं विधायक। सर अभी पूछ लूं लोकसभा किस आर्टिकल में। सर आप उन्हें बोलने दीजिए। सर आप बोलिए, राजनीतिक विशेषज्ञ सर सर्वेश्वर पाठक जी, मुझे फिर बोलना पड़ेगा, मुझे मजबूरन पीसीआर को बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज बंद कराने के लिए बोलना पड़ेगा। प्लीज जब आपसे बोला जाए तभी आप अपना आंसर दीजिए। कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है कि विधानसभा का नेता होता है? राजनीतिक विश्लेषक करने के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मुझे खास पता है कि क्या राजनीतिक परिकल्पना चल रही है? सर आपको अभी बोलने के लिए जिसकी बारी है उसे बोलने दीजिए सर। मैंने नहीं बोला, सरकार बचाने के लिए विधायक बिछवा दिए। अब बताइए, और वो ऐतिहासिक केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था, गधे, समझ गए? अब बताइए सर प्लीज यहाँ पर ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए, ये एक नेशनल चैनल है, इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर मत कीजिए सर। आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए यहाँ पर। अरे भाई मैंने अच्छा चलिए ठीक है चलिए शांत हो जाइए। मेरा कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा जी से सवाल है। सर कांग्रेस के पास न पाने के लिए कुछ है और न खोने की उसे तो आप कोई चिंता ही नहीं है, अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो। निशा जी आपका एक चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और एक मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। किसी अरे गहरे की औकात नहीं हो जाती कि ऐसे मुझको गधा बोल दे। अच्छा ठीक है सर, आप इसका आंसर दे दीजिए। उसके लिए मैंने बोल दिया है कि आप मर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर कीजिए। सर है तो बता दीजिए कि भारतीय संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सर मैंने उन्हें बोल दिया है, आप अपने प्रश्न का आंसर दीजिए सर, आप उसका उत्तर दीजिए। इस तरीके से पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी सर।
सर सर्वेश्वर पाठक जी आप 2 मिनट रुक जाइए सर, आपको भी बात रखने का मौका मिलेगा। इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए सर। सर प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए सर। रत्नेश जी को बोलने दीजिए, रत्नेश्वर जी को बोलने दीजिए। सर्वेश्वर जी, रत्नेश जी को बोलने दीजिए। सर्वेश्वर सर, रत्नेश मिश्रा जी आपसे मेरा प्रश्न है सर, जिस तरीके से कांग्रेस के पास अगर महाराष्ट्र में बात की जाए तो कांग्रेस के पास ना तो यहाँ पर खोने के लिए पाने के लिए कुछ है और ना खोने की तो अब से वहाँ पर चिंता ही नहीं है बिल्कुल। एक रंगा और बिल्ला है, बिल्ला खूब खेलता है, बंटी बबली जाती है दौड़ के उत्तर प्रदेश में, लेकिन रंगा बिल्ला के पहले अरे रंगा और ये सर इस तरीके से आप लड़ेंगे तो क्या डिबेट का कुछ हल निकल के नहीं आएगा सर? इस तरीके से आप लड़ेंगे, आपने आधा समय तो ऐसे लड़ते लड़ते निकाल दिया है सर। पहले तो आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए रत्नेश जी। आपसे मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस के पास ना तो आप जब भी आपके डिबेट में आए मुझे मत बुलाओ, क्योंकि डिबेट में क्योंकि इससे अगर सवाल पूछेंगी तो ये सवाल बताने के बजाय बगले झांकने लगता है, यहाँ की बातें बोलता है। अभी हमारा सर्वेश्वर जी एक बार कांग्रेस नेता को भी बोलने दीजिए, एक बार उन्हें भी मौका दीजिए, वो भी अपनी बात रख सके। रत्नेश जी, कांग्रेस के पास ना तो अब कुछ पाने के लिए है और खोने की चिंता तो उसे बिल्कुल ही नहीं है। देखिए निशा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, दिक्कत जानते हैं क्या? जब इनको इन्हीं की भाषा में समझाया जाने लगता है तो भागने लगते हैं। और भाई रत्नेश, मैंने गलती से बोल दिया, सर्वेश्वर जी प्लीज इन्हें बोलने दीजिए। ऐसे कैसे डिबेट का कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आएगा? सर्वेश्वर जी बोलने दीजिए। देखिए निशा जी, अगर आप इनको ऐसे बीच में टोकना हो ठीक, तो मुझे बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे जाना रहता है, मेरा समय इतना खाली नहीं रहता। अरे आपको समय दिया जा रहा है सर, आप रखिए अपनी बात, रखिए सर। इस तरह के लोगों को मत बैठाया करिए सर, रखिए अपनी बात, आपको देखिए पूरा समय दिया जा रहा है सर, रखिए अपनी बात। मैंने यही तो पूछा था, मैंने उसमें पूछा कि भाई जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के नेता पे सांसद करते हैं, सर इस बात को छोड़िए सर, रात गई बात गई, इस बात को छोड़िए सर, इस बात को छोड़िए। जो प्रश्न आपसे पूछा था एक कमेंट उस पर लेना चाहूंगी सर। समय का बहुत अभाव है सर, समय का अभाव है। काम करवा दीजिए कि तब मैं बोलूंगा। हाँ सर, रत्नेश जी क्योंकि बीच में मुझे इंटरप्शन नहीं। बिल्कुल बोलिए। अब बोलिए आप अपना प्रश्न। सर जिस तरीके से रत्नेश जी, जिस तरीके से ये कहा गया है कि कांग्रेस के पास ना तो अब खोने का कोई टेंशन है, कोई चिंता ही नहीं है, और पाने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जो कि हमारी सरकार चली जाएगी, हमारे पास पाने के लिए भले ही ना हो ठीक। तो जिसने भी ये कहा वो गलत कहा। दूसरी बात, अगर सरकार गिरने की बात की जा रही है तो अभी सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी उद्धव ठाकरे जी ने त्याग पत्र नहीं सौंपा है, अभी सरकार चल रही है, अभी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। अभी ना तो राज्यपाल ने रिकमेंड किया है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आपको चीजों को समझना होगा और ये चीजें ये जाननी होगी कि इस तरह से बोल के या इस तरह से कह के आप सरकारें नहीं गिरा सकते हैं। और सरकार सुरक्षित है और आगे भी महाविकास अघाड़ी की सरकार चलेगी। जी, अब मैं अपने सीधे राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेती हूँ सर। जिस तरीके से शरद पवार अपनी राजनीतिक जीवन का पूरा निचोड़ जो है इस जाती हुई सरकार के पीछे इसे बचाने में छोड़ रहे हैं, मतलब पूरी जो राजनीतिक उनका पूरा राजनीतिक का जो रहा है उसका पूरा निचोड़ इस जाती हुई सरकार के पीछे बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सरकार तो जा ही चुकी है। अगर एक तरीके से देखा जाए क्या रह गया आपका, पूरी तरीके से साफ अब दिखने लग गया है कि सरकार का क्या अस्तित्व रह गया है वहां पर, क्या नहीं रह गया। तो सर एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए निशा जी, आपने सही कहा कि शरद पवार जैसे इतने तरीके, इतने दिग्गज, इतने महान नेता कह सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति हो या भारत वर्ष की राजनीति हो, उनका एक अलग पैठ रहा है, उनका एक अलग वर्चस्व रहा है और वो बहुत बड़े राजनीतिकार और करियर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं।
और उनके रहते हुए इतना बड़ा खेला हो गया, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी अगर बीजेपी ने ही बनाई, क्योंकि बीजेपी के ही साथ एकनाथ शिंदे आके सरकार बना सकते हैं, बाकी की तो, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब आए तभी बोला उद्धव ठाकरे जी को कि आप महाविकास आघाड़ी या महाविनाश आघाड़ी को छोड़िए और बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो नंबर गेम की बात है। अगर एकनाथ शिंदे के पास 37 से ऊपर के विधायक हैं तो वो शिवसेना का असली हकदार बनने के लिए दावा ठोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं इलेक्शन सिंबल लेने के लिए। अगर उसमें कहीं लोचा है, एक विधायक दो विधायक कम हो गए तब ये पेच फंस सकता है। बीजेपी भी अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही है। रही बात कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उद्धव ठाकरे ग्रुप की, तो ये अभी देखिए पहले दिन से ही उद्धव ठाकरे जी का वो बॉडी लैंग्वेज, वो जो उनका हाव भाव था वो संजय राउत का देखते ही बनता था। लेकिन जब पूरे मीडिया चैनल ने सबने चलाया कि उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिया, तो उनके स्ट्रेटेजिस्ट शरद पवार हो चाहे जो भी हो, उनको समझाया कि आप अंदर से बोल्ड दिखो। अब वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम अपनी पार्टी को बचाएंगे। अगर आपको अपनी पार्टी को बचाना था तो जब आपके खुद विधायक आपसे समय मांग रहे थे तब तो आप दे नहीं रहे थे। तो चलिए, क्योंकि आपको तो कांग्रेस के विधायक को अटेंड नहीं करना था, एनसीपी के विधायक को अटेंड नहीं करना था। रही बात शरद पवार की, निशा जी, तो शरद पवार जी कहाँ चूके ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी की पूरी पार्टी विधान परिषद के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में बिजी थी और यहाँ पे खेला दूसरा हो गया। तो अभी जो सारा माजरा है ये देखिए, जो डिप्टी स्पीकर है वो एनसीपी का है। अगर महाविकास आघाड़ी के पास तो चलिए सर्वेश्वर जी, टाइम का यहाँ पर बहुत अभाव है, तो आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट जो है गहराता जा रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की चिंता की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की चिंता कहीं से कहीं तक किसी पर नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र की चिंता करने के लिए कोई नहीं बैठा। जो भी है यहाँ पर, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कोई अपनी यहाँ पर राजनीतिक रोटियां जो है सेकने में लगा हुआ है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे इस मुद्दे में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।